हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो लेक्चर एमसीक्यू टेस्ट नंबर 61, टुडे वी सॉल्व सम मोस्ट यूजफुल एमसीक्यू फ्रॉम टॉपिक एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इन दिस लेक्चर। सो सबसे पहले हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं रिगार्डिंग दिस टेक्निक। सो एनएमआर मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ओके, तो यहाँ से आपको सबसे पहले याद रखना है कि एनएमआर का मीनिंग क्या है। तो एनएमआर इट मीन्स न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, और उसके रिलेटेड जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है उसको यूज़ करके हम जो टेक्निक डेवलप करते हैं वो है हमारी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। तो इसके अंदर क्या है कि ये एक टेक्निक है केमिस्ट्री की, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ओके, कि जिसके अंदर हम क्वालिटी कंट्रोल डिटर्मिनेशन करते हैं एंड जो भी हमारा सैंपल है उसका कंटेंट एंड प्यूरिटी एज वेल एज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम तीन चीज़ का एनालिसिस कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। तो फर्स्ट है कोई भी आपका सैंपल है उसका कंटेंट, ओके। उसके बाद सेकंड है चीज़ उसकी प्यूरिटी, ओके। एंड जो थर्ड चीज़ है वो हम जान सकते हैं वो है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो ये तीन चीज़ हम जान सकते हैं बाय यूजिंग दिस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। सो फॉर एग्जांपल एनएमआर कैन क्वांटिटेटिवली एनालाइज द मिक्सचर कंटेनिंग नोन कंपाउंड, कि नोन कंपाउंड है कि जिसको आप जानते हो उनका आपको क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करना है, एनालिसिस करना है, तो इसके लिए आप ये टेक्निक यूज़ करेंगे। सो अब जानते हैं उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन, कि ये टेबल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो समरी है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, कि एनालिटिकल टेक्निक है एनएमआर, ओके। तो एनएमआर का जो सोर्स है तो रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर, ओके, कि जिसके अंदर मैग्नेट्स यूज़ होते हैं। देन डिटेक्टर्स के अंदर FT-NMR। रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या है तो वो है टेट्रामिथाइल सिलेन, की जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं TMS। बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर, और NMR में से तो बहुत सारे क्वेश्चंस निकले हैं अब तक। जीपेट की एग्ज़ाम देख लो आप, ड्रग इंस्पेक्टर है, फार्मासिस्ट, नाइपर, तो बहुत सारे क्वेश्चंस NMR के जो बेसिक है उसी में से पूछे गए हैं। इतना डीप में नहीं आए, ओनली बेसिक क्वेश्चन आए हैं, वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि कौन से बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो ये भी पूछा गया कि विच रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। तो इट इज ए TMS फॉर ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, एंड एक्वेस सॉल्यूशन के लिए हम लोग यूज करते हैं सीला पेंटेन। तो ये आपको याद रखना है कि ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस के लिए रेफरेंस स्टैंडर्ड है TMS। बट समझो कि ये क्वेश्चंस तो ऑलरेडी पूछा गया है एग्जाम के अंदर रिगार्डिंग TMS, ओके। बट जो फॉर एक्वेस सॉल्यूशन वो अभी तक क्वेश्चंस नहीं निकला है, तो वो आप याद रखो सीला पेंटेन, ओके। SILAPENTANE सीला पेंटेन इज यूज एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर एक्वेस सॉल्यूशन। तो ये खास आपको याद रखने हैं। इसके अंदर ओनली सॉल्वेंट्स मतलब कि लिक्विड ही यूज होते हैं सैम्पलिंग के अंदर। ग्राफ क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्प्शन, ओके, वर्सेस फील्ड स्ट्रेंथ, कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है आपकी, ओके, उसका एब्जॉर्प्शन वर्सेस आपका ग्राफ तैयार होगा। जो आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे उसकी स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, ओके, उसकी स्ट्रेंथ। तो ये होगा आपका ग्राफ। तो ये है आपको बेसिक टेबल याद रखना है। उसके बाद आप इंस्ट्रूमेंटेशन उसका देखो, तो यहाँ पे है मैग्नेट, ओके, दो मैग्नेट्स है। फिर ये है स्वीप जनरेटर, स्वीप कॉइल यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद स्पिनिंग सैंपल ट्यूब, की ये जो स्पिनिंग जो आपकी सैंपल ट्यूब है वो ये जो दो मैग्नेट्स के बीच में जो सैंपल होल्डर बनाया हुआ होता है वहाँ पे जो है वो स्पिन करता है, ओके। यहाँ पे भी है स्वीप कॉइल्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर, रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर एंड एम्पलीफायर, लास्ट में उसका कंट्रोल कंसोल एंड रिकॉर्डर होता है।
सो इस तरह से सिंपल की सिंपली हम देखें तो जो सेंटर पोर्शन ये उसका रहता है, ये है सैंपल होल्डर, जिसके अंदर आपकी सैंपल ट्यूब रहती है। ओके, और उसके आसपास ये है दो मैग्नेट कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट करते हैं। उसके बाद स्वीप जनरेटर है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर है, रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर एंड एम्पलीफायर है, एंड लास्ट में कंट्रोल कंसोल एंड रिकॉर्डर। तो ये है सिंपल इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एनएमआर। इस तरह से होता है पूरा यूनिट। आपने देखा हो कि जब लेबोरेटरीज के अंदर जो एनएमआर का जो पूरा यूनिट होता है, ओके, तो ये काफ़ी बड़ा होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे इन दिस डायग्राम, दिस इज द असेंबली यूनिट ऑफ ए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, कि जिसके अंदर अलग अलग उसके कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच हुए होते हैं। लास्ट में आपको ये कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एनएमआर स्पेक्ट्रम मिलता है, जिसको आप फर्दर एनालिसिस करते हैं उसका। इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एनएमआर कौन से पार्ट्स है मेन, तो सैंपल होल्डर, परमानेंट मैग्नेट, मैग्नेटिक कॉइल्स, स्वीप जनरेटर, रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर। तो ये है उसके मेन इंस्ट्रूमेंटेशन के पार्ट्स। ओके, कि कौन से मेन इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो ये है एक बेसिक। ओके, और अब जितनी भी एग्जाम्स होती है उसके अंदर मेन फोकस होता है बेसिक क्वेश्चंस का। ओके, सो कई बार हम क्या करते हैं, बेसिक नहीं पढ़ते, डायरेक्टली कोई हार्ड क्वेश्चंस है उसकी प्रिपरेशंस आप कर लेते हो, बट कई बार कोई बेसिक पॉइंट हम स्किप कर लेते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है उसके रिलेटेड बेसिक जान लेना। तो ये बेसिक आपको याद रखना है। तो पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ ए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आपको याद होना चाहिए कि इसके अंदर होते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर, आरएफ जनरेटर, स्वीप जनरेटर होता है, मैग्नेटिक कॉइल्स, परमानेंट मैग्नेट एंड सैंपल होल्डर। तो सभी के बारे में शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये होते हैं सैंपल होल्डर्स इन एनएमआर। तो आप समझो कि हम थोड़ा डीप में जाते हैं। तो ये जो सैंपल होल्डर्स किसके बने हुए होते हैं, तो ग्लास ट्यूब होती है, जैसे टेस्ट ट्यूब होती है ऐसे ग्लास ट्यूब्स होती है। एम्प्लॉयड विच आर स्टर्डी, मतलब कि होता है सॉलिडली बिल्ड, काफ़ी सॉलिडली बिल्ड की होती है, जल्दी से वो ब्रेक नहीं हो सकती। देन प्रैक्टिकल एंड चीप। देन ये आपको डायमेंशन खास याद रखने कि 8.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 0.3 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ओके, कि ये जो सैंपल ट्यूब्स होती है सैंपल होल्डर के अंदर, तो उसका डायमेंशन आप याद रखो कि ये है। अब समझो कि हम डिटेल में इसको जाते हैं। देन नेक्स्ट इज परमानेंट मैग्नेट। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है कि एनएमआर परमानेंट मैग्नेट। ओके, सो दिस मैग्नेट्स आर जनरली यूज इन स्पेक्ट्रोमीटर ऑपरेटिंग अप टू 100 मेगाहर्ट्ज। तो ये आपको फ्रीक्वेंसी याद रखनी है। देन मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी कांस्टेंट ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेन जो है न्यूक्लियर मैग्नेटिक, तो जो उसका एम जो है वो मैग्नेट पर से आता है, और मैग्नेट का इतना मेन बेसिक यूज़ है उसके अंदर कि कंटिन्यूअसली ये टेक्निक के अंदर ये जो मैग्नेट है वो लॉन्ग टाइम तक अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करना चाहिए। ओके, तो इसी के कारण इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसके कारण हम परमानेंट मैग्नेट जो है वो यूज़ करते हैं इन दिस इंस्ट्रूमेंटेशन। तीसरा जो उसका कंपोनेंट है वो है मैग्नेटिक कॉइल्स। सो इट इज़ नॉट ईजी टू वेरी द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए लार्ज स्टेबल मैग्नेट। द प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम बाय प्लेसिंग ए पेयर ऑफ हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल इन द पोल फेसेस ऑफ द मैग्नेट। तो मैग्नेटिक कॉइल्स रखी जाती है एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि लंबे टाइम तक जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको स्टेबल रखना है। ओके, तो समझो कि एक सिंगल मैग्नेट आपका होगा जो परमानेंट मैग्नेट, उसके कारण कई बार जो है वो डिस्टर्बेंस भी होते हैं। कंटिन्यूस मैग्नेटिक फील्ड में कई बार डिस्टर्बेंस होते हैं, तो वो प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ मैग्नेटिक कॉइल्स। ओके, और ये कॉइल का ये नाम आपको ये याद रखना है, हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल जिसको कहा जाता है। तो यहाँ से भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस निकल सकता है कि
नेम द मैग्नेटिक कॉइल्स विच आर यूज इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये आपको याद रखना है उसका नेम। आगे जाते हैं अब स्वीप जनरेटर की। उसकी ज़रूरत क्या है कि जनरली द फील्ड स्वीप मेथड इज रिगार्डेड एज अ बेटर बिकॉज इट इज़ ईजी टू वेरी H0 देन द RF रेडिएशन सो एज टू ब्रिंग अबाउट रेजोनेंस इन न्यूक्लियाई। कि न्यूक्लियाई के अंदर रेजोनेंस प्रोड्यूस करना ज़रूरी है कि जो भी आपने सैंपल रखा है वो सैंपल के जो मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियाई होती है, उसके अंदर रेजोनेंस प्रोड्यूस करने के लिए ये स्वीप जनरेटर जो है वो अटैच किए होते हैं विद द एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर। RF ऑसिलेटर is used to generate the radio frequency to achieve maximum interactions of the RF radiation with the sample. The coil of oscillator is wound about the sample container. तो इसका मेन यूज़ क्या है रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर का कि RF ऑसिलेटर इज़ यूज टू जनरेट द रेडियो फ्रीक्वेंसी। उसका मेन काम क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी की जो हम शॉर्ट में कहते हैं RF, उसको जनरेट करने के लिए ये अटैच किए जाते हैं। और लास्ट में है RF रिसीवर, रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर। सो द लाइन्स एसोसिएटेड विथ एब्जॉर्प्शन एंड डिस्पर्जन कैन बी डिटरमाइन। तो ये देख सकते हो कि आप ये मैग्नेट है, उसके एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। ओके, तो ये है पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट और सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। दोनों के बीच में आप देख सकते हो ये आपकी सैंपल ट्यूब, फिर ये है रेडियो फ्रीक्वेंसी इनपुट ऑसिलेटर, उसके बाद रेडियो फ्रीक्वेंसी आउटपुट रिसीवर, एंड फिर ये जो कंप्यूटर सिस्टम अटैच होती है उसके अंदर ये अंदर आप देख सकते हो कि एनएमआर स्पेक्ट्रम जो है वो जनरेट हो गया है। तो इस तरह से बेसिक कंपोनेंट्स आपको उसके याद रखने हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के। अब हम डिटेल में सॉल्व करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो उससे पहले आप फार्मारॉक्स की जो मोबाइल ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। फार्मारॉक्स के मोबाइल ऐप पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, वीडियो लेक्चर्स एंड ऑल्सो द स्टडी मटेरियल। सो डाउनलोड द फार्मारॉक्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले। सो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन MCQ टेस्ट 61 है, टॉपिक फ्रॉम सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। सो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू इज। सो हमारे पास चार ऑप्शन है, 6.6 इंटू 10⁻⁻20 अर्ग इंटू सेकेंड, 6.6 इंटू 10⁻37, 10⁻21 और 10⁻27 अर्ग इंटू सेकेंड। तो बहुत ही IMP क्वेश्चन। ओके, इस टाइप के जो कांस्टेंट वैल्यू वाले होते हैं, अलग अलग जो हमारे कांस्टेंट है कि प्लैंक कांस्टेंट, एवोगैड्रो है। ओके, तो सभी के बारे में आपको याद रखना होता है कि जितने भी ये कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या रहती है। तो ये क्वेश्चंस के लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6.6 इंटू 10⁻27 अर्ग इंटू सेकेंड। ओके, ये है प्लैंक कांस्टेंट जिसको हम सिंबल H से जानते हैं। ओके, H मतलब कि प्लैंक्स कांस्टेंट और उसकी वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻27 अर्ग इंटू सेकेंड। So the dimension of Planck's constant is the product of energy multiplied by time, a quantity called action. Planck constant is often defined therefore as the elementary quantum of the action. Its value in meter kilogram second unit is defined exactly as the 6.62 into 10⁻34 जून इंटू सेकेंड। समझो कि अब ये वैल्यू अर्ग के बजाय आपको दूसरे यूनिट में दी हुई है जूल, कि जो है MKS सिस्टम। ये वाला जो यूनिट है वो CGS यूनिट है कि CGS सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड, और ये जो यूनिट है वो है MKS सिस्टम का, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो जस्ट ये चेंज होता है 10⁻27 से हो जाएगा 10⁻37। तो दोनों वैल्यू अच्छे से याद रखनी है आपको एग्जाम के लिए, दोनों में से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है।
So NMR spectroscopy is a branch of spectroscopy in which radio frequency waves induce the transition between the magnetic energy level of nuclei of molecules. तो ये है उसका मेन बेसिक प्रिंसिपल कि इसके अंदर क्या होता है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी के जो वेव्स होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांजिशन प्रोड्यूस करते हैं बिटवीन द मैग्नेटिक एनर्जी लेवल ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए मॉलिक्यूल, जिसके कारण हमें क्या होता है कि एनएमआर स्पेक्ट्रम मिलता है लास्ट में. द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए रेडियो वेव लाइज बिटवीन 10⁻⁷ एंड 10⁸ CPS. CPS मतलब कि साइकिल पर सेकंड. तो ये एक और है आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एनएमआर में से कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स और द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स लाइज बिटवीन. तो आपको नीचे अलग अलग ऑप्शंस दिए होंगे और उसमें से आपको सिलेक्ट करना रहेगा कि 10⁷ से 10⁸ CPS. और CPS का भी फुल फॉर्म जरूरी है याद रखना, बिकॉज C मतलब कि साइकिल पर सेकंड, P मतलब पर, S मीन सेकंड. बिकॉज कई बार CPS को कोई सेंटीपॉइज भी समझ लेता है, तो ये गलती करनी नहीं है आपको. CPS के जो वेव्स रिलेटेड है तो इसके लिए आपको याद रखना है साइकिल पर सेकंड. तो E बराबर h न्यू, कि जहाँ पे h जो है प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आपको पता ही है कि 10⁻⁻27 6.6 इंटू, उसके बाद V मतलब कि फ्रीक्वेंसी, जिसको म्यू भी कहते हैं कई बार हम, 10⁷ से 10⁸ CPS साइकिल पर सेकंड. और E की वैल्यू आपको मिलेगी कि समझो कि H भी पता है आपको, V भी पता है, तो आपको E की वैल्यू कितनी मिलेगी ऑफ E इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻20 और -19. समझो कि आप 10⁷ लेते हो तो -20 वैल्यू मिलेगी और 10⁸ लेते हो तो 10⁻⁻19 अर्ग्स मिलेगा. एनर्जी ऑफ RF रेडिएशन इज वेरी स्मॉल टू वाइब्रेट, रोटेट और एक्साइट एन एटम और मॉलिक्यूल, बट दिस एनर्जी इज सफिशिएंट टू अफेक्ट द न्यूक्लियर स्पिन ऑफ द एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल. सो जो रेजोनेंस प्रोड्यूस करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है ये यहाँ पे कैलकुलेट होती है. तो ये वैल्यू आपको याद रखने के, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है NMR, तो उसका ये बेसिक है सबसे पहले कि जिसके लिए ज़रूरत होती है एनर्जी, कि जब आपको कोई भी न्यूक्लियाई के अंदर रेजोनेंस प्रोड्यूस करने हैं, ओके, तो इसके लिए ज़रूरी होती है इतनी ये एनर्जी प्रोड्यूस करना इन ए NMR. Next, question number 2. Two energy states in NMR are the magnetic field of the spinning nuclei will ally either with the external field or against the field. Second, a photon with the right amount of energy can be absorbed and cause the spinning photon to flip. Third is, in a strong magnetic field B0, the two spin states differ in energy. Option D is all of the above. तो जो एनर्जी स्टेट्स होते हैं NMR के अंदर, तो उसके बारे में कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर D, ऑल ऑफ दी अबव. तो जानते हैं एक्सप्लेनेशन अच्छे से कि टू एनर्जी स्टेट्स इन NMR, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्पिनिंग न्यूक्लियाई. ओके, कि जो भी आपका सैंपल है उसके अंदर जो न्यूक्लियाई होगा, मॉलिक्यूल्स के अंदर न्यूक्लियाई होगा, तो वो अपना जो खुद का एक्सिस होते हैं उस पर क्या करता है, स्पिन करता है. ओके, ये है ये जो मैग्नेट है आप देख सकते हो, ओके, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसके बीच में जो न्यूक्लियाई जो है वो अनएलाइक एंड एलाइक, तो उसका दो टाइप की आपको स्पिन मिलती है, -1/2 एंड +1/2. सो क्या कहता है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्पिनिंग न्यूक्लियाई विल एलाई आइदर विथ एक्सटर्नल फील्ड और अगेंस्ट द फील्ड. या तो उसके साथ अलाई करेगा मतलब कि प्लस, और अगेंस्ट द फील्ड तो वो हो जाएगी माइनस वैल्यू. सो अ फोटोन विथ द राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन एब्जॉर्ब एंड कोज द स्पिनिंग
proton or to flip. In a strong magnetic field B0, the two spin states differ in energy. Okay, the magnetic field of the spinning nuclei will ally either with the external field or against the field. A photon with the amount of energy can be absorbed and cause the spinning proton to flip. तो ये है आपको चाहे वो वैल्यू +1/2 मिलती है या फिर -1/2. तो ये आपको खास याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड B0, द टू स्पिन स्टेट्स डिफर इन एनर्जी, दोनों की एनर्जी डिफर रहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द न्यूक्लियाई ऑफ सम एटम हैव ए प्रॉपर्टी कॉल्ड ए स्पिन. दिस न्यूक्लियाई बिहेव एज they were spinning. This is like the spin property of an electron, which can have two spins, +1/2 and -1/2. Each spin active the nuclei has a number of spins defined by its spin quantum number I. So which of the following is the correct one? तो ये रिलेशनशिप है बिटवीन द स्पिन क्वांटम नंबर. ओके, तो उसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा कि नंबर ऑफ स्पिन स्टेट इज इक्वल टू विच वन, 2i+2 है, 2i+3, 4 या फिर 1. तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. द नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स इज इक्वल टू 2i+1. तो जब ये न्यूक्लियाई जो है एक्सिस पर स्पिन करती है, ओके, तो उसकी जो स्पिनिंग प्रॉपर्टीज है उसके रिलेटेड जो स्पिन डिफाइंड बाय स्पिन क्वांटम नंबर आई, कि ईच स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस हैज़ ए नंबर ऑफ स्पिन. तो कितनी नंबर ऑफ स्पिन होगी, कितने स्टेट होंगे उसके, जो भी न्यूक्लिया है उसके, तो उस पर से आपको ये फॉर्मूला पर से पता चलेगा. आगे जानते हैं हम टेबल में, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये आपको फॉर्मूला रैग याद रखनी है कि 2i+1. ओके, अब समझो कि न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर है I इज इक्वल टू 1/2 फॉर हाइड्रोजन. तो उसके लिए क्या होगा कि 2 इंटू ब्रैकेट में I की वैल्यू लिख लेते हो आप 1/2. ओके, +1 करते हैं हम, तो क्या होगा, ये 2 और ये 2 दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे. तो वैल्यू मिलेगी आपको 1 + 1 इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर 2, कि नंबर ऑफ स्पिन स्टेट सारे 2. अब अलग से देखते हैं कि समझो कि अब वैल्यू लेते हैं हम 1, तो 2 इन ब्रैकेट 1 + 1 लिखोगे तो हो जाएगा 2 + 1 इज इक्वल टू 3. तो यहाँ पे देख सकते हो आप 3. अब I की जगह आप 0 लेते हो तो ये वैल्यू तो पूरी निकल जाएगी, तो ओनली वैल्यू रहेगा 1. तो इस तरह से आपके नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स 3 टाइप के मिलते हैं. एक तो 1 वैल्यू मिलती है आपको, 2 और 3. ओके, कि जब आपका न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर 1/2 होता है तो उस वक्त आपको नंबर ऑफ स्टेट मिलते हैं 2. अगर वो वैल्यू 1 है तो आपको 3 मिलते हैं नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स. एंड समझो कि 0 है, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर I इज इक्वल टू 0 है, तो नंबर ऑफ स्पिन स्टेट आपको मिलता है ओनली 1. So spin quantum number and allow nuclear spin states for selected isotopes of electron. ये आपको वैल्यू याद, फॉर्मूला याद रखना है कि नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स इज इक्वल टू 2i+1. सो सिंपल, आप इस तरह से कैलकुलेट करके नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थियरी अ स्पिनिंग न्यूक्लियस कैन ओनली हैव ए वैल्यू for the spin angular momentum given by the equation spin angular momentum. तो ये कौन सा इक्वेशन करेक्ट है वो आपको फाइंड आउट करना है कि जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन कौन सा है. तो यहाँ से अब NMR में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है ये कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी रहती है. तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, कि I इन ब्रैकेट I+1 रेज टू 1/2 इंटू H डिवाइडेड बाय 2μ. तो अब जानते हैं उसके बारे में डिटेल में, ये इक्वेशन के बारे में. तो
ये इक्वेशन के अंदर जो आई है, आई का मतलब है कि स्पिन क्वांटम नंबर, एच मतलब कि प्लैंक्स कांस्टेंट जो है हमारा उसकी वैल्यू है। अब जो म्यू है तो म्यू इज इक्वल टू गैमा इंटू स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो अब ये नया वर्ड आया, गैमा मतलब क्या है, तो गैमा मतलब कि गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ओके, जो मैग्नेट्स के गायरोमैग्नेटिक रेशियो होते हैं वो, और म्यू मतलब कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये है पूरा इक्वेशन स्पिन एंगुलर मोमेंटम का। आपको सिर्फ डायरेक्टली इक्वेशन अच्छे से याद रखना है और उसके डिस्क्रिप्शन की व्हाट इज आई, व्हाट इज एच, व्हाट इज म्यू। म्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको जरूरी है गैमा, तो गैमा मतलब कि गायरोमैग्नेटिक रेशियो। नेक्स्ट, if a nucleus having a magnetic moment is introduced into a magnetic field H0, the two energy level become the sacred corresponding to Mi minus 1/2 and Mi plus 1/2 की एक रहेगा पैरेलल की जो प्लस 1/2 वैल्यू रहेगी, और जो एंटी पैरेलल है वो माइनस 1/2 की एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कि जो स्पिनिंग आपको मिलता है तो एक प्लस 1/2 मिलेगा और दूसरा माइनस 1/2। माइनस 1/2 कब होगा कि जब एंटी पैरेलल होगा टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, पैरेलल होगा, तो वो वैल्यू होगी प्लस 1/2। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द गायरोमैग्नेटिक रेशियो इन एनएमआर। ओके, ऐसा यूनिट पूछा है, ऐसा यूनिट ऑफ गायरोमैग्नेटिक रेशियो। यहाँ पे 4 अलग अलग ऑप्शन है कि रेडियन इंटू सेकंड इंटू टेस्ला -² -3। ओके, तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो अब जानते हैं उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन कि गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑल्सो नोन एज ए मैग्नेटो गायरिक रेशियो of a particle or a system is the ratio of its magnetic moment। ओके, कि जो मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट होती है टू इट्स एंगुलर मोमेंटम, एंड इज ऑफन डिनोटेड बाय द सिंबल गामा, एंड इट्स ऐसा यूनिट इज द रेडियन पर सेकंड पर टेस्ला। ओके, कि रेडियन ऊपर की ओर है, पर सेकंड पर टेस्ला। ओके, तो रेडियन ऊपर की ओर, सेकंड और टेस्ला नीचे की ओर है। अब समझो कि उसको आप इस तरह से सिंबोलिटिकली लिखते हो, तो रेडियन इंटू एस ऊपर ले जाओगे तो -1, और टेस्ला को भी आप ऊपर लोगे तो वो भी हो जाएगी -1। तो ये खास आपको याद रखना है, यह क्वेश्चंस खास पूछा जा सकता है अपकमिंग एग्जामिनेशन के अंदर। एंड इक्विवेलेंट टू द कूलम्ब पर किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लार्मर इक्वेशन हेल्पफुल इन एनएमआर इज। एनएमआर के अंदर जो लार्मर इक्वेशन हेल्पफुल है तो उसका मेन वैल्यू क्या है, तो करेक्ट आंसर इज द सी। ओके, ओमेगा इज इक्वल टू गैमा इंटू B0। ओके, ये जो है जिसको हम कहते हैं लार्मर इक्वेशन, तो उसके बारे में हम जानते हैं कि लार्मर इक्वेशन इज द इम्पोर्टेंट बिकॉज it is the frequency at which the nucleus will absorb the energy। ये इक्वेशंस पर से आपको पता चलता है कि it is the frequency at which the nucleus will absorb the energy, कि कौन सी फ्रीक्वेंसी पे कोई न्यूक्लियस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा वो आपको पता चलेगा। The absorption of that energy will cause the proton to alter its alignment and ranges from 1 to 100 megahertz in MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की जो MRI हम कहते हैं। द इक्वेशन स्टेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसीजन। ओमेगा मतलब क्या है, प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी। B0 मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, एंड जो गैमा है उसका मतलब होता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन है कि ओमेगा को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसीजन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डिटेल के अंदर
कि जो ओमेगा इज इक्वल टू गैमा इंटू B0, एंगुलर प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन, गायरोमैग्नेटिक रेशियो एंड स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बहुत ही मोस्ट IMP हम कह सकते हैं आपके लिए। तो ये खास आपको वैल्यू याद रखनी है फ्रॉम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। कई बार समझो कि ट्विस्ट करके लिखा हो, ओमेगा की जगह F भी लिखा हो, तो भी आपका इक्वेशंस तो सेम ही रहेगा। F इज इक्वल टू गैमा इंटू B0, और गैमा की जो वैल्यू है 43 मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला, वो आपको याद रखनी है। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 7। इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिकल शिफ्ट डेल्टा इज इम्पोर्टेंट। यूजिंग केमिकल शिफ्ट वैल्यू विच इज of this can be indicating. Give the information about the arrangement of the atom in walls. Give the number of hydrogen or adjacent carbons. Give the relative number of each type of hydrogen, and last here option give the clue as to the type of hydrogen generating the peak alkane, alkene, benzene, aldehyde. तो केमिकल शिफ्ट है डेल्टा, उस पर से आपको क्या पता चलता है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कि जो हमें क्लू देता है कि जो कौन से टाइप के हाइड्रोजन जो है वो पीक जनरेट करेंगे आल्केन के अंदर, आल्कीन, बेंजीन, एल्डिहाइड वगैरह के अंदर कौन से टाइप का हाइड्रोजन पीक जनरेट करेगा, कि जो NMR पीक हमें मिलती है लास्ट में, तो कौन से टाइप का हाइड्रोजन पीक जनरेट करेगा वो आपको पता चलता है बाय केमिकल शिफ्ट डेल्टा। टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द NMR स्पेक्ट्रम। तो कौन सी इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है NMR स्पेक्ट्रम से? तो फर्स्ट, ईच डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन गिव्स ए पीक और ग्रुप ऑफ पीक, कि जिसको हम मल्टीप्लेट कहते हैं। द इंटीग्रल गिव्स द रिलेटिव नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ हाइड्रोजन। केमिकल शिफ्ट डेल्टा मेजर इन यूनिट, और ppm यूनिट में हम उसको मेजर करते हैं, एंड गिव्स ए क्लू to the type of hydrogen generating the peak. तो लास्ट है स्पिन स्प्लिटिंग गिव द नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन एडजस्टेंट कार्बन। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने के, स्पिन स्प्लिटिंग गिव द नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन एडजस्टेंट कार्बन। द कपलिंग कांस्टेंट J ऑल्सो गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन्वॉल्व। तो ये भी आपके लिए एक क्वेश्चन है कि कपलिंग कांस्टेंट J आपको कौन सी इंफॉर्मेशन देता है? तो इट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन्वॉल्व, कि जो एटम्स इन्वॉल्व होते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के अंदर, उनके अंदर क्या अरेंजमेंट है। ओके, कि एटम्स की क्या अरेंजमेंट है उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और केमिकल शिफ्ट, कि जिसको हम कहते हैं डेल्टा, वो मेजर होती है यूनिट ppm के अंदर। तो जो बेसिक क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे, तो ये पूछा गया था केमिकल शिफ्ट का सिंबल, तो वो है डेल्टा। फिर कपलिंग कांस्टेंट, तो वो है J। फिर डेल्टा, तो उसका यूनिट क्या है? तो ppm। केमिकल शिफ्ट को हम ppm यूनिट के अंदर, पार्ट्स पर मिलियन यूनिट के अंदर हम मेजर करते हैं। सो ये बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द अल्टरनेटिव सिस्टम विच जनरली यूज फॉर डिफाइनिंग द पोजिशन ऑफ रेजोनेंस रिलेटिव टू द रेफरेंस इज असाइन टाउ स्केल। फाइंड द ट्रू फॉर टाउ। टाउ स्केल जो है उसके रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही है, कि टाउ की वैल्यू कितनी होती है, कि 10⁻⁻ डेल्टा है, 1.05 रेस टू डेल्टा है, 0.693 इंटू 10⁻⁻ डेल्टा है, या फिर 6.626 इंटू 10⁻⁻ डेल्टा। तो उसका जानते हैं सही आंसर, वो है फर्स्ट 10⁻⁻ डेल्टा। तो टाउ स्केल जो हम कहते हैं, तो द अल्टरनेटिव सिस्टम विच इज जनरली यूज फॉर डिफाइनिंग द पोजिशन ऑफ रेजोनेंस रिलेटिव टू द रेफरेंसिंग असाइन टाउ स्केल। अ स्मॉल न्यूमेरिकली वैल्यू ऑफ delta indicates a small downfield shield, while large value indicates the large downfield shift.
तो यहाँ से भी ये जो ग्रीन कलर है यहाँ से क्वेश्चंस निकल सकता है कि स्मॉल न्यूमेरिकली वैल्यू ऑफ डेल्टा इंडिकेट स्मॉल डाउनफील्ड। ओके, टाउ स्केल जो है वो क्या है, अल्टरनेटिव सिस्टम है विच जनरली यूज टू डिफाइनिंग द पोजिशन ऑफ रेजोनेंस। ओके, पोजिशन ऑफ रेजोनेंस, और जिसको हम टाउ स्केल कहते हैं। अब 10⁻⁻ डेल्टा के समझो कि वैल्यू ऑफ डेल्टा इंडिकेट क्या करेगी, स्मॉल वैल्यू है तो इंडिकेट्स स्मॉल डाउनफील्ड शिफ्ट, जबकि लार्ज वैल्यू होगी तो लार्ज डाउनफील्ड शिफ्ट आपको मिलेगी। अ स्मॉल वैल्यू ऑफ टाउ रिप्रेजेंट ए लो फील्ड एब्जॉर्प्शन एंड हाई वैल्यू इंडिकेट्स ए हाई फील्ड एब्जॉर्प्शन। फील्ड एब्जॉर्प्शन या फील्ड मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड की बात होती है कि जब भी NMR आपके माइंड में आए तो जो भी फील्ड है वो रिलेटेड टू है मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रू सीक्वेंस ऑफ इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑन केमिकल शिफ्ट। 4 अलग अलग हमारे पास ऑप्शन है रिगार्डिंग द हाइब्रिडाइजेशन, और उसका करेक्ट आंसर हमें फाइंड करना है, और वो है ऑप्शन नंबर 2, sp2 ग्रेटर देन sp ग्रेटर देन sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन इन sp2 C bond H, द कार्बन एटम हैज मोर कैरेक्टर 33% S, which effectively renders it more electronegative than an sp3 carbon 25% S. Okay, sp2 the carbon atom has more character 33% है इन sp2, जबकि sp3 के अंदर है 25%। If the sp2 carbon atom hold its electron more tightly, this result in less shielding for the hydrogen nucleus than in sp3 bond. On the basis of hybridization, acetylenic proton to have a chemical shift greater than that of vinyl proton। तो ये आपके लिए पिन पॉइंट बन सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एसिटाइलेनिक प्रोटॉन हैव ए केमिकल शिफ्ट ग्रेटर देन दैट ऑफ विनाइल प्रोटॉन। तो MCQ के अंदर ये लोग क्या चेंज कर सकते हैं कि ग्रेटर की जगह लोअर लिख सकते हैं या फिर शॉर्टर लिख सकते हैं। ओके, बट केमिकल शिफ्ट ऑफ एसिटाइलेनिक प्रोटॉन इज लेस देन दैट ऑफ विनाइल प्रोटॉन। थस जो हमें रिलेशनशिप मिलता है sp2 ग्रेटर देन sp ग्रेटर देन sp3 ऑर्डर ऑफ ए केमिकल शिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 10, एनिसोट्रोपिक इफेक्ट इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड। तो जो एनिसोट्रोपिक इफेक्ट है NMR के अंदर वो है ड्यू टू द पाई बॉन्ड्स। सो एनिसोट्रोपिक इफेक्ट constitute the shielding and de-shielding effect on the proton because of induce the magnetic field in the other parts of the molecule which operate through the space. For example, if a magnetic field is applied to a molecule having a pi electron, this electron begin to circulate at right angle to the direction of applied field, thereby producing induced magnetic field. Protons attached to sp2 hybridized carbon are less shielded than those attached to sp3 hybridized carbon. Question number 10, the coupling constant के बारे में है कि the coupling constant is the distance J between the peaks in the simple multiplet. J measure of amount of interactions between the two sets of hydrogen creating the multiplet. The coupling constant is a measure of how strongly a nucleus is affected by the spin state of its neighbor. The coupling constant is expressed in Hertz and last E all of the above. तो कपलिंग कांस्टेंट J के बारे में कौन सा सही है, तो वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर E ऑल ऑफ द अबव। तो कपलिंग कांस्टेंट की जिसको हम J के सिंबल से जानते हैं
मेज़र किया जाता है हर्ट्ज यूनिट के अंदर, एंड इज द डिस्टेंस बिटवीन द पिक्स इन द सिंपल मल्टीप्लेट। ओके, कि ये जो एक है मल्टीप्लेट, ये दूसरा मल्टीप्लेट, तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम जे कहेंगे। तो समझो कि आपके पास ये 1 2 3 4 जितने भी अलग अलग मल्टीप्लेट्स है सभी के बीच में जो एडजेसेंट है, कि समझो कि 1 और 2 के बीच में ये है जे, 2 एंड 3 के बीच में ये वाला जे है, 3 एंड 4 के बीच में ये जे है, तो ये जो जे है ओके उसको हम कहते हैं कपलिंग कांस्टेंट। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे जे वैल्यू। So J is the measurement of amount of interactions between the two sets of hydrogen creating the multiplate. The coupling constant is a measure of how strongly a nucleus is affected by the spin states of its neighbor. The coupling constant is expressed in unit hertz. तो ये खास याद रखना है कि कपलिंग कांस्टेंट का जो बेसिक क्वेश्चंस पूछा गया था प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर, तो ये था डायरेक्टली उसके यूनिट में से, बट समझो कि कोई अब डीप में क्वेश्चंस आए तो आपको ये एक्सप्लेनेशन उसका याद रखना है कि व्हाट इज कपलिंग कांस्टेंट, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, या फिर डायग्रामेटिकली पूछा जाए तो इसमें से आपको कपलिंग कांस्टेंट फाइंड करना हो तो ये दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है उसको ही हम जे कहेंगे। इट इज कॉल्ड ए कपलिंग कांस्टेंट जे। So this is regarding the NMR spectroscopy MCQ. Solve such more MCQ with proper solution explanation on our online test series available on Pharmarox app. Download the Pharmarox Android application on Google Play. For more details, contact on 9016312020. You can call or WhatsApp us.